हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 32 इयर्स दैट इज प्रीवियस इयर्स नीट क्वेश्चंस के साथ। तो आइए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ करंट the plot of magnitude of magnetic field B with distance d from the center of the conductor is correctly represented by the figure। तो ये क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। यहां पर बेटा हमको कह रहे हैं बेटा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। तो अगर बच्चों सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, अब यहां पर एक डाउट उठता है कि क्या हॉलो है या सॉलिड है। तो बेटा देखो, अगर आपको कोई कहता है सिलेंड्रिकल वायर है तो आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा? क्या अंदर से खोखली होगी? नहीं। तो बेटा आपको याद रखना है, कभी भी कोई सिलेंड्रिकल वायर कहेगा या सिलेंड्रिकल कंडक्टर कहेगा तो आप सॉलिड ही एज्यूम करेंगे। कैसी एज्यूम करेंगे? सॉलिड। तो बच्चों बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, कि आपको सॉलिड मानना है। और सॉलिड है तो बेटा आपको मैग्नेटिक फील्ड मालूम होनी चाहिए कि अंदर होती है म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाय 2। आर डिस्टेंस पे, आर पोजीशन वेक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वेक्टर फॉर्म में, वो होती है म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाय 2। और अगर डायरेक्टली लिखें मैग्नीट्यूड तो बेटा जे क्रॉस आर, जे होता है करंट डेंसिटी, करंट के अलोंग, दैट इज एक्सिस के अलोंग। तो जे क्रॉस आर, जे आर साइन 90 म्यू नॉट जे आर बाय 2, दैट इज अंदर होती है प्रोपोर्शनल टू आर और बाहर होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, विच इज इन ऑप्शन डी, विच इज इन ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ionized hydrogen atoms and alpha particles with same momenta enters perpendicular to a magnetic field. The ratio of their radii of their path RH by R alpha। बेटा कह रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम है, सेम मोमेंटा है। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पूछा है। बेटा जो रेडियस होता है ना वो mv बाय क्यूबी होता है। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो जो उस पे फोर्स आएगा ना बेटा QVB, जो फोर्स आएगा QVB, बेटा वो सेंटर की तरफ को जो फोर्स आ रहा है ना QVB, वो किसके बराबर कर देंगे? mv स्क्वायर ओवर r के बराबर कर देंगे। r निकाल लेंगे mv बाय क्यूबी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। r क्या निकल के आया है? mv बाय क्यूबी। r क्या है? mv बाय क्यूबी, है ना। अब मोमेंटा दोनों का सेम है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q। तो बेटा अगर एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन एटम है ना, एंड अल्फा पार्टिकल, तो बेटा अगर एक प्रोटॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम तो बेटा डेफिनेट है कि एटम तो न्यूट्रल होगा, तो डेफिनेटली वहां पे केवल प्रोटॉन होगा, उसका चार्ज जो है E होता है और अल्फा पार्टिकल पे 2E होता है। तो आंसर क्या आना चाहिए? 2:1, विच इज इन ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है टू टोरॉइड्स 1 and 2 हैव टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 and 100। अब बेटा अगर टर्न्स 200 और 100 हैं और उनकी रेडियाई हैं 40 और 20, तो पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी टोरॉइड्स के अंदर। बेटा टोरॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है टोरॉइड के अंदर, वो होती है म्यू नॉट आई एन बाई 2 पाई आर। क्या होती है प्यारे बच्चों? म्यू नॉट आई एन बाई 2 पाई आर। क्या होती है प्यारे बच्चों? बोलेंगे म्यू नॉट आई एन बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई एन बाई 2 पाई आर, है ना। अब देखिए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई एन बाई 2 पाई आर, और बेटा नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में क्या ज्ञान दे रखा है? कह रहे हैं एक में नंबर ऑफ टर्न 200 है और एक में 100 है, दैट इज इसके कारण तो दिख रही है हाफ हो जाएगी, पर रेडियस जो है इसका 40 है और इसका 20 है। तो बेटा देखिए, अगर रेडियस इसका हाफ है तो इसके कारण डबल वाला रिलेशन आ गया, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स डबल है। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा म्यू नॉट आई 2 पाई ये तो कांस्टेंट है, खाली n बाय आर पे डिपेंड करना था। अगर आप इन दोनों को देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों बराबर है। एक में नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, एक में 100 है, एक में 40 है रेडियस, एक में 20 है। तो n बाय आर की वैल्यू देखेंगे दोनों की सेम आ रही प्यारे बच्चों। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के कारण टोरॉइड के अंदर क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी म्यू नॉट आई एन बाय 2 पाई आर, विच विल बी सेम इन बोथ दी टोरॉइड्स। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं करंट आई है जिसको स्प्लिट कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। बेटा ये तो बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपको रटा रहना चाहिए कि एग्जाम में दिखे और देखते ही आप टिक कर दें। ये अगर आप सॉल्व करते हैं पेपर में तो बेटा ये मतलब हद केयरलेसनेस गिनी जाएगी। अगर यहां से करंट आ रहा है 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो, किसी भी एंगल से और किसी भी एंगल से निकले,
तो बेटा अगर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, लेट से I1 और I2 में स्प्लिट हो रहा है, ये थीटा है और ये जो है ये 2 पाई माइनस थीटा है। तो बेटा आप बात बहुत ध्यान सुनिए, यहां पर आएगा क्या, I1 R1 इक्वल टू I2 R2 आएगा। I1 R1 क्या आ जाएगा, रो L बाय ए, L क्या हो जाएगा R थीटा, L क्या हो जाएगा R थीटा, अगर रेडियस इसका R है तो R थीटा। बेटा I1 R1 और I2 R2 बराबर आएंगे और लेंथ क्या हो जाएगी R थीटा बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो इसका स्मॉल है, I2 रो L बाय ए 2 पाई माइनस थीटा इंटू R बाय ए, है ना। यहां से रो बाय ए आर को काटे, I1 थीटा इज इक्वल टू I2 2 पाई माइनस थीटा, खत्म। तो ये पहली बात निकल के आ गई, है ना। I1 R1 इक्वल टू I2 R2 से बेटा रो L बाय ए, लेंथ क्या होगी बेटा R थीटा होती है लेंथ, इसकी 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या आएगी, म्यू नॉट I1 बाय 2R, ये तो होती है पूरी रिंग के कारण। बेटा करंट कैरिंग अगर लूप हो, करंट कैरिंग अगर रिंग हो, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I बाय 2R। अरे बोलेंगे भैया कितनी होती है, म्यू नॉट I बाय 2R, बहुत शानदार। तो ये तो 2 पाई एंगल के कारण, तो 1 एंगल के कारण होगी अपॉन 2 पाई, थीटा के कारण इंटू थीटा, याद आ गया। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो बाहर को आ रही है, इसके कारण बाहर को, और इसके कारण किधर को आ रही है, अंदर को, I2 के कारण। वो कितनी आएगी, म्यू नॉट I2 बाय 2R, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट I बाय 2R, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई एंगल के कारण, तो 1 के कारण अपॉन 2 पाई और 2 पाई माइनस थीटा एंगल के कारण इंटू 2 पाई माइनस थीटा। म्यू नॉट I2 बाय 2R हो गई मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण पूरी रिंग के कारण होती है बेटा 2 पाई एंगल के कारण, पर ये तो 2 पाई माइनस थीटा में ही है I2 करंट, तो 1 एंगल के कारण इतनी, 2 पाई माइनस थीटा के कारण इतनी। ध्यान से देखिए I1 थीटा और I2 2 पाई माइनस थीटा बराबर है। अरे वाह, दोनों के कारण फील्ड जो आ गई प्यारे बच्चों बराबर आ गई, और आंसर क्या आना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में कट जाएगी, जीरो आएगी। याद रहना चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, देखते ही आपको टिक कर देना आना चाहिए कि अगर दो पार्ट में अगर करंट स्प्लिट हो रहा है तो आंसर क्या आएगा बेटा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आएगी प्यारे बच्चों, जीरो निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, जीरो निकल के आएगी। इसी तरीके की और भी बातें होती हैं, जैसे मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, खूबसूरत इक्विलेटरल ट्रायंगल है, खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, इट इज अ ब्यूटीफुल वन। और यहां से करंट आ रहा है, यहां से जा रहा है ना। अब बेटा अगर इसमें करंट सोच के देखो, अगर आई गया, इसका रेजिस्टेंस 2R है, तो इसमें क्या जाएगा 2I, ठीक है, ठीक है। अब सोचो 2I करंट एक वायर में ना, अगर मैं मान लूं कि इसमें I करंट है और एक और वायर ले लूं, इसमें भी I करंट है, तो बेटा इन दोनों के कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, बाहर को आएगी, और इन दोनों वायर के कारण क्या आएगी, अंदर को आएगी, बराबर, क्योंकि म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, सिमेट्रिक सिचुएशन है, इसके लिए भी वही आएगा। बेसिकली 2I करंट है, 2I इंटू R बराबर I इंटू 2R, इसमें 2I करंट है तो उसमें I होगा, है ना, ऐसा सोच सकते हैं। आपको टोटल क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो यहां से ऐसे ही स्क्वायर के लिए भी आएगा, किसी भी एज से एंटर करे, किसी भी एज से निकले, तो स्क्वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, जीरो। सेम तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, जैसे चलिए ये स्क्वायर के लिए भी मैं प्रूव कर देता हूं। पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी, किसी भी एक वर्टेक्स से एंटर करे और दूसरी वर्टेक्स से अगर लीव करे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी प्यारे बच्चों, जीरो। ये स्क्वायर है। अब सोच के देखिए, यहां से मान लो करंट एंटर कर रहा है और यहां से लीव कर रहा है, तो इसमें करंट प्यारे बच्चों अगर I है तो I इंटू 3R, 3I इंटू R। अब बेटा 3I को आप क्या कह सकते हैं, 3 वायर्स हैं I के, और I के 3 वायर, इनके कारण अंदर को है 3I के कारण, तो 3B मैग्नेटिक फील्ड अंदर को आ रही है। मान लो एक के कारण अगर B है और एक बेटा इस ये 3 वायर के कारण भी, तो 3B ऊपर को आ जाएगी। बेसिकली 3I था, मैंने कह दिया I 3 में, बात तो वही है, 3I है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, रेगुलर हेक्सागन हो, रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर कोई भी हो, कोई भी पॉलीगन हो रेगुलर, किसी भी वर्टेक्स से आए, किसी भी वर्टेक्स से जाए, सर्कल हो,
बेटा किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से जाए तो बेटा सर्कल के सेंटर पे सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो, स्क्वायर के सेंटर पे स्क्वायर के कारण जीरो, पेंटागन के सेंटर पे पेंटागन के कारण जीरो, एंड सो ऑन। आ गए हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 किलोग्राम पर मीटर is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal. The rod is not allowed to slide down by flowing current through it, है ना, in a magnetic field of 0.25 टेस्ला। तो बताना कि कितना करंट डालना पड़ेगा उसको स्टेशनरी रखने के लिए। बेटा इंक्लाइन प्लेन है, इसको मिटो देते हैं, जगह बनाते हैं लिखने के लिए। पहले ये बहुत शानदार तरीके से जगह बनती हुई, ठीक है। अब ये यहाँ पे बेटा क्या है, अपनी वो लूप है और इंक्लाइन प्लेन है, रॉड ऐसे पड़ी है, हॉरिजॉन्टल है, ऐसे पड़ी है। आप समझ पा रहे हैं? इस तरीके से, मतलब आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखेगा। अगर आप, ये मैं मार्कर दिखा रहा हूं, पर आपको वीडियो में क्या दिखेगा? खाली एक क्रॉस सेक्शन, है ना। तो इसमें मान लो करंट अगर आई है, अब इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है हमको? मास पर यूनिट लेंथ क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को इसमें 0.5 किलोग्राम पर मीटर। वन लेंथ का जो मास है वो 0.5 है, तो mg क्या हो जाएगा? 5, है ना। 5 cos 30 इधर को आएगा, 5 sin 30 इधर को आएगा, 5/2, 5 sin 30 5/2। और मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा, वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे? यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन through it when a magnetic field of 0.25 Tesla exists in vertical direction। vertical direction magnetic field है तो ILB इसके कारण, मान लो करंट अंदर को जा रहा है, ILB इधर को फोर्स आ रहा होगा वन लेंथ पे, I1B, IB कह सकता हूं खाली, IB cos 30। B मेरे को दे रखा है यहाँ पे 0.25 टेस्ला, तो I इंटू 0.25 cos 30 हो गया √3/2। बस इनको बराबर करना, जितना ऊपर को होगा उतना ही नीचे को, तभी बेटा इक्विलिब्रियम में होगा। 5/2 इज इक्वल टू I 0.25 हो गया 1/4 √3/2, 2 को काटे और यहां से क्या आ गया 20/√3, I आ गया 20/√3। आई होप बच्चों मैं आपको बता पाया, बहुत ही सिंपल बातें हैं, बहुत ही आसान है, बड़े आराम से हम समझते जा रहे हैं। यूज क्या किया मैं फिर बता दे रहा हूं बेटा, वन लेंथ ले ली मैंने, वन लेंथ इक्विलिब्रियम में, आप एल लेंथ मानना चाह रहे हो तो बेटा वन लेंथ का मास अगर m था तो ml एल लेंथ का मास हो गया इंटू जी वेट हो गया, mg साइन थीटा होता है mlg, वन लेंथ का मास को m बोल दी, mlg साइन 30, साइन 30 तो हाफ होगा भाई, क्या कर रहा है भाई, और ILB cos 30। बस इनको बराबर करना था, जितना ऊपर को फोर्स आ रहा होगा इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग उतना ही नीचे को, तभी इक्विलिब्रियम में होगी। बहुत ही सिंपल है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। Question number 6. Current sensitivity of a moving coil galvanometer is 5 division per milliampere. 5 division per milliampere, मतलब 1 मिलीएम्पियर आएगा तो 5 डिवीजन, 5 डिवीजन गैल्वेनोमीटर वोट, मतलब जो सुई है वो, मतलब जो नीडल है वो 5 डिवीजन पे चली जाएगी, है ना। और कह रहे हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 20 डिवीजन पर मिलीएम्पियर, ओ सॉरी 20 डिवीजन पर वोल्ट, 20 डिवीजन पर वोल्ट, ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है भैया। इसका मतलब 1 वोल्ट में 20 डिवीजन और 1 मिली एम्पियर में 5 डिवीजन, तो 4 मिली एम्पियर में कितने डिवीजन आएगा? 4 मिली एम्पियर में, 1 मिली एम्पियर में अगर 5 डिवीजन है तो 4 मिली एम्पियर में कितना आएगा बेटा? 20 डिवीजन। करेक्ट हो गई बात। इसका मतलब ये हुआ 4 मिली एम्पियर तब आएगा जब 1 वोल्ट होगा, क्योंकि 1 वोल्ट में तो 20 डिवीजन है, तो 1 वोल्ट जब जाता है तो करंट 4 मिली एम्पियर आता है। तो V इक्वल टू आई आर लगाइए, V इक्वल टू आई आर लगाते हैं फटाफट से, R निकालते हैं, R हो गया V/I, V कितना है 1, I कितना है 4 मिली एम्पियर, 4 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, R आ गया बेटा। 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में 5 डिवीजन, तो 4 मिली एम्पियर में 4 मिली एम्पियर में 20 डिवीजन, 1 वोल्ट में 20 डिवीजन, तो 1 वोल्ट में इतना करंट आएगा, इसका मतलब खत्म हो गई बात। V इक्वल टू आई आर लगाइए और खटाक से R निकाल दीजिए भैया, क्या हो जाएगा 1000/4, दैट इज 250 ओम। नेक्स्ट, ये भी एक करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट, ये भी एक करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट, ये भी एक करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन में 7th में कह रहे फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ बीच वाली वायर में, बी वाली वायर में, ये वाली वायर में।
सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो बेटा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जब अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्शन, और फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है म्यू नॉट I1 I2, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। खत्म। तो बेटा ये कितना लगाएगा, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी, बस एफ एफ का f√2 आ जाएगा, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी एफ एफ का f√2। खत्म, मक्खन। म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन √2 पाई डी विच इज इन ऑप्शन सी। आई होप बच्चों मैं आपको बता पाया हूं, बहुत ही सिंपल बात है। A long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 turn। ठीक है। The magnetic field at the center of the loop is B. It is then bent into a circular coil of n turns। ठीक है भैया, पहले ना एक long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 turn। पहले एक टर्न था बेटा, उससे n टर्न्स बना दी। कितने टर्न बना दी, n। तो एक टर्न का रेडियस क्या हो जाएगा, r/n हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे एक टर्न के कारण जो है n टाइम्स हो जाएगी। म्यू नॉट I/2r होती है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, r/n हो गया तो म्यू नॉट I/2r/n। बताता हूं, आइए लिख के बताते हैं एक बार, बस जस्ट मिटो ले इसको, थोड़ी सी जगह बनाई जाए। बेटा म्यू नॉट I/2r होती है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ठीक है, ये एक लूप है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। अब बेटा 2 पाई r इसकी लेंथ थी, n लूप्स बना दी, तो n इंटू 2 पाई r, ये लेंथ तो वही रहेगी ना, एक लूप की लेंथ ही हो गई, तो n लूप्स की लेंथ ही हो गई। तो r क्या आ गया, r/n। तो अगर रेडियस r/n हो गया और n टर्न्स हो गए, तो r/n हो गया रेडियस, और टर्न्स कितने हुए, n। तो म्यू नॉट I/2r ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न के कारण। म्यू नॉट I/2r/n ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड इसके एक टर्न के कारण, लेकिन n इसमें टर्न्स है, इनटू n। तो म्यू नॉट I/2r का n स्क्वायर टाइम्स, क्योंकि बेटा एक टर्न से ही r की r/n, लेकिन n टर्न्स होगा तो n टर्न्स के कारण इनटू n, n स्क्वायर b हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड, n स्क्वायर b। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक a रेडियस का एक वायर है, सॉलिड वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, जो एक का रेडियस जो है ओके कह रहे हैं अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर of radius a carries a steady current I। Current is uniformly distributed over its cross section। The ratio of the magnetic field B and B dash at radial distances a/2 and 2a। ओके एक ही वायर है, एक ही वायर है बच्चों। मेरे को मैं कंफ्यूज हो गया था, शायद एक और क्वेश्चन भी इसी तरीके का आने वाला है। एक ही वायर है बच्चों, तो बेटा कह रहे हैं a/2 डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड और 2a डिस्टेंस पे। अंदर बेटा फील्ड होती है प्रोपोर्शनल टू r, बाहर होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। मैक्सिमम होती है सरफेस पे, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट I/2 पाई a। अंदर प्रोपोर्शनल टू r है, तो a/2 पे क्या हो जाएगी, a/2 पे क्या हो जाएगी, आधी, इसकी हाफ bmax/2। और बेटा 2a पे कितनी हो जाएगी, ये a है, 2a पे कितनी हो जाएगी, फिर से वही बोलूंगा आधी। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है ना बाहर। तो अगर बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, a पे म्यू नॉट I/2 पाई है, 2a पे क्या हो जाएगी, r को डबल कर दिया तो हाफ हो जाएगी बेटा, bmax/2। तो a/2 पे और 2a पे बराबर होगी, a/3 और 3a पे भी बराबर होगी, क्योंकि a/3 पे क्या हो जाएगी, bmax/3, 3a पे क्या हो जाएगी, bmax/3, क्योंकि बाहर म्यू नॉट I/2 पाई r को 3 टाइम्स करूंगा तो 1/3 होगी, अंदर अगर r को 1/3 करूंगा तो भी 1/3 होगी, क्योंकि अंदर प्रोपोर्शनल टू r है। तो a/n पे और na पे बराबर होती है, a/2 और 2a पे बराबर। क्यों, क्योंकि बेटा अंदर जो फील्ड है ना प्यारे बच्चों, अंदर जो फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू r है। वो क्या है प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शनल टू r। बाहर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो बेटा अगर मैं a को हाफ कर देता हूं, a से हाफ पे फील्ड देखूं तो बेटा कितनी आएगी, हाफ आएगी। कैसे, a/2 पे जो फील्ड आएगी वो क्या आएगी बेटा, bmax/2, और 2a पे जो आएगी वो भी हाफ आएगी, क्योंकि बाहर म्यू नॉट I/2 पाई r है, r को डबल करने पे हाफ हो जाएगी। आई होप बच्चों मैं आपको बता पाया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में नेट फोर्स पूछा है, करंट I1 I2, एक स्क्वायर लूप है L साइड लेंथ का। आइए देखते हैं, पहले फिगर बना के दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको पहले फिगर अच्छे से क्लियर हो जाए कि कंडीशन क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये फटाक से फिगर बनाया जाए प्यारे बच्चों। ये L/2 पे है, ये L लेंथ का है। फोर्स पूछा गया प्यारे बच्चों I1 I2। देखो अब इस पे अगर फोर्स पता नहीं, स्क्वायर लूप पे ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण, तो ये इस पार्ट को तो क्या कहेगा, आ जा करंट सेम डायरेक्शन में, और इसको क्या कहेगा, चल हट अपोजिट डायरेक्शन। इस पे क्या है बेटा, कहीं पे भी x पे छोटा सा dx अगर आप कंसिडर करो, हालांकि अब जो नीट का हाल है, मैं ये कहूंगा कि ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आएगा, है ना, और अगर आएगा तो 45 में से एक, है ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि छोटे क्वेश्चंस की ज्यादा हैबिट बन रही, मतलब जो कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर नीट 2019 का पेपर देखें तो वो लेस देन 10 रहते हैं बेटा, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, बिना कलम उठाए आंसर निकलते हैं। आइए देखिए इस पे जो फोर्स आएगा, हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, इस मैग्नेटिक फील्ड अंदर को आएगी, I2 dxb इधर को आएगा, और इस पे क्या आएगा, I2 dxb, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर को ही इधर को आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स खाली इन दोनों वायर के कारण ही आएगा। तो म्यू नॉट I1 I2, अच्छा एक में I1 है, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई L/2, ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, वन लेंथ पे फोर्स, पर ये लेंथ कितनी है इसकी, L है, तो L लेंथ पे ही आ गया, माइनस इस पे तो रिपल्शन आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, d क्या हो गया 3L/2, ये तो गया वन लेंथ पे, तो L लेंथ पे क्या जाएगा इनटू L, तो ये क्या बन जाएगा, 2 कट गया, यहां पर भी 2 कट गया, तो म्यू नॉट I1 I2 बाय पाई L कॉमन आ गया, म्यू नॉट I1 I2 बाय पाई L कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3, दैट इज ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊँ, बहुत ही सिंपल है बेटा, बस आपको करना क्या है बेटा, करंट जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है वो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d होता है, d एक के लिए L/2, एक के लिए 3L/2, एक के लिए सेम डायरेक्शन में करंट, एक के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट, देयरफॉर रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d से फोर्स पर यूनिट लेंथ आया, इनटू L कर दिया तो टोटल फोर्स आ गया। सेम इसके लिए म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d से फोर्स आया, इनटू L कर दिया तो बेटा टोटल फोर्स आ गया। आई होप बच्चों मैं आपको बता पाया हूं, समझा पाया हूं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आइए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या है, इसमें कह रहे हैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों का रेडियस बराबर है। बहुत ही अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछिए। बेटा आर होता है mv/qb, पहले क्वेश्चन में दोबारा आपको मैंने बताया था, आपको मालूम भी होगा वैसे। mv को हम लिख सकते हैं √2mk, √2 मास ऑफ प्रोटॉन √2mk/qb। चलिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं रेडियस का, mv को √2mk कह सकते हैं, होप ये सबको पता होता है। √2mk, √2m मास ऑफ प्रोटॉन m, काइनेटिक एनर्जी 1 MeV है, चार्ज E होता है उस पे, मैग्नेटिक फील्ड B है, वो तो दोनों के लिए सेम है। और अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है 4m, अगर प्रोटॉन का m लिए, और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और चार्ज होता है 2e, और ये B, ये गया 2 गया m गया 2 गया m गया, और 2 जब अंडर रूट के अंदर जाएगा, अंडर रूट 4 2 होता है, ये भी कट गया, तो बेटा यहां से क्या E तो कटना ही था, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई इसकी भी 1 MeV। काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ गई प्यारे बच्चों 1 MeV। बहुत ही सिंपल था, आई होप मैं समझा पाया हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अरे ये तो लिखा रखा है, इसमें रेडियस जो है वो r है ना, और ये x एक्सिस इधर को है ना, y इधर को है, z ऊपर को है। अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं ना कि x एक्सिस जस्ट इससे परपेंडिकुलर है, आपको दिख नहीं सकती, यहां से करंट बाहर आना है, तो डायरेक्शन देखना आसान हो जाएगा। तो मैं फोटो वो बना देना जो आपके लिए आसान है। ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट से आ रही पर यहीं तक, उसके बाद यहां से करंट घूम के बाहर को। ऐसे क्वेश्चन बेटा मतलब पक्का बच्चों ने किए होते हैं। आइए देखिए, शायद मैं आपको समझा पाऊं। बेटा सेमी इनफाइनाइट वायर, करंट बाहर आ रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर को आएगी, नीचे। आप अगर ऐसे कहते हैं तो भी ये करंट के डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन ये हो गया, जहां निकालनी है वो ये, तो ऐसे घुमाएंगे नीचे आएगी, इसके कारण नीचे आएगी, और इसके कारण इसमें करंट अंदर को है, इसके कारण भी नीचे, तो म्यू नॉट I/4 पाई r 2 बार,
म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होती है इनफाइनाइट के कारण, सेमी इनफाइनाइट के कारण म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। अब 2 बार है तो इंटू 2, और इसके कारण क्या होगी, करंट यहां से घूम रहा है तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर होती पूरी रिंग के कारण, ये आधी है तो म्यू नॉट आई बाय 4 आर अंदर को है, अंदर को कितनी म्यू नॉट आई बाय 4 आर। तो बेटा अगर आई कैप जे कैप के कैप में अगर ऑप्शंस देखें जो अपने पास हैं, सबसे पहली बात माइनस आई कैप, क्योंकि माइनस आई कैप में म्यू नॉट आई बाय 4 आर, और माइनस के कैप में माइनस आई कैप और माइनस के कैप वाला होना चाहिए। अरे आई कैप के कैप वाला ही ऑप्शन है, पर माइनस आई कैप माइनस के कैप वाला एक ही है, जिसमें आ रहा है माइनस म्यू नॉट आई बाय 4 आर, माइनस म्यू नॉट आई बाय 4 आर आई कैप, और माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर के कैप। अब देखिए माइनस आई कैप माइनस के कैप में एक ही, आपको पूरा सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, वैसे सॉल्व कर ही लिए। चलिए 13th क्वेश्चन बेटा ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है बेटा, ये लूप को लेके दौड़ रहे हैं वी रफ्तार से, और आपसे पूछा है बताइए ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। वैसे तो ये ईएमआई चैप्टर में आना चाहिए था, है ना, पर पता नहीं क्यों इसका डिमोशन हो गया, ये पहले पता नहीं क्यों टपक गया। चलिए कोई बात नहीं, अब आ गया तो देख लेते हैं इसको, अपने को तो आता ही है बेटा। बीएलवी होता है ईएमएफ इसमें, है ना, इसमें बीएलवी मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो यही फ्लक्स को कट करेंगे, इसी में ईएमएफ आना है। या तो वैसे बोलूं तो वी क्रॉस बी डॉट एल होता है ईएमएफ, तो वी क्रॉस बी इधर को आएगा डॉट एल 0, या तो ये कह सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को कट ही नहीं करेगा, तो इन दोनों में ईएमएफ आना नहीं है। और कितना होता है बीएलवी, बी कितना होगा, ये एक्स प्लस ए बाय 2 पे है, तो इसके लिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी और यहां ज्यादा होगी, तो इसमें ईएमएफ ज्यादा आएगा। वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में आएगा तो ऊपर को आएगा ईएमएफ और ज्यादा आएगा, इसमें ईएमएफ क्या आएगा, कम आएगा। तो ये E1 है, ये E2 है, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा नेट ईएमएफ, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 LV माइनस B2 LV, दैट इज B1 माइनस B2 LV, और लेंथ है A, खत्म, यही आंसर। अब B क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, x माइनस ए बाय 2, ए बाय 2 इधर है ना, इससे ये x ये a बाय 2, तो ये x माइनस ए बाय 2 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर क्या हो जाएगा, x प्लस ए बाय 2 इंटू ए बी, इंटू ए बी आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, देख लीजिए ध्यान से, है ना बेटा, B1 माइनस B2 AV कर दिया बेटा, B1 LV इसमें ईएमएफ आएगा, B2 LV इसमें आएगा, है ना, इसमें तो आना नहीं, क्योंकि V क्रॉस B आप सोचिए ना, इलेक्ट्रॉन अगर अंदर को इधर को जा रहे हैं, ये पूरा लूप जा रहा है, तो V क्रॉस B जो फोर्स आएगा वो वायर के परपेंडिकुलर आएगा, तो वायर के अलोंग करंट फ्लो करा ही नहीं सकता, ईएमएफ इंड्यूस कर ही नहीं सकता। तो म्यू नॉट आई कॉमन आया, AV तो था ही था, 2 पाई तो था ही था, अब x प्लस ए बाई 2 माइनस एक्स माइनस ए बाई 2, ऊपर a एक और आ गया, और नीचे क्या बन जाएगा, x प्लस ए बाई 2 इंटू एक्स माइनस ए बाई 2, या तो 2x माइनस ए, अरे कैसे लिख रहे हो भाई, और 2x प्लस ए, और 2 का 4 ऊपर चला जाएगा, ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 आएगा। पर शायद इसमें तो खाली प्रोपोर्शनैलिटी पूछे, हो तो खाली 2x माइनस ए और 2x प्लस ए नीचे आ रहा है और उसी के प्रोपोर्शनल में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, खाली प्रोपोर्शनलिटी पूछी थी। आई होप आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनल किस किस क्या आ रहा है, आपके सामने ऑप्शन है, बहुत ही रद्दी ऑप्शन है, बड़े आराम से देख के दिख जा रहा है, 2x माइनस ए और 2x प्लस ए। एलसीएम बाजी करने में कोई दिक्कत होगी नहीं बेटा, B1 LV माइनस B2 LV, नहीं तो आप EMI चैप्टर के सॉल्यूशन तक वेट करें, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा ले लूंगा अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगे, क्योंकि वहां तो ऐसे क्वेश्चंस कई सारे मिलेंगे आपको। इसको मिटोया जाए बहुत शानदार तरीके से, देखिए प्रदीप सर मिटोते चले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब बेटा कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर का ना खाली 0.2 कर, मतलब एमीटर में 0.2% ऑफ मेन करंट गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, बाकी इससे 0.2% मतलब 0.2/100 आई, मतलब 0.002 आई इसमें जा रहा है, तो इसमें 0.998 आई हो गया। आई होप मैं समझा पाया आपको, बिल्कुल समझा पाए सर। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से सुने, इसमें करंट ये हो गया, इसमें करंट ये हो गया, और अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको मैं अगर स्मॉल आई नाम दे दूं, सॉरी इसको अगर, हाँ इसको स्मॉल आई नाम दे दूं, तो ये उसका 449 टाइम्स है। देखिए ध्यान से, इसका मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका क्या होगा 449 R। क्यों? क्योंकि I1 R1 I2 R2 के बराबर होना चाहिए। इसको अगर मैं I कह रहा हूं तो आप ध्यान से देखिए 449 आई है, यहाँ 2 है, यहाँ 998 है, 2 इंटू 449 ही तो 998 बनेगा, 2 इंटू 449 ही तो 998 बनेगा।
499, ओ आई एम सॉरी 499, 499 का डबल ही तो 998 हो, आई एम सॉरी गलत लिख दिया। तो बेटा अगर ये आई है तो ये 499 आई है, तो ये अगर आर है तो ये 499 आर, I1 R1 I2 R2 बराबर होने चाहिए। तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस को 499 आई के साथ अगर आर कह दूं तो ये 499 आर, जिसकी वैल्यू जी के रखी है, दैट इज ये क्या हो जाएगा G बाय 499। तो इक्विवेलेंट एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है, आर और आर बाय एन का होता है आर बाय एन प्लस 1, दैट इज G बाय 500। नहीं आया, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए एक बार और देख लेते हैं, चीज को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आइए इसी क्वेश्चन को एक बार और दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहता हूं, अगर बाई चांस कुछ कमी रह गई हो तो। ये गैल्वेनोमीटर है, ये एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं मीटर बनाने के लिए, जिसकी मैंने थ्योरी मूविंग जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला जो है टेस्ट उसके एंड में डाल रखी है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जाता है और वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है, मैंने थ्योरी उसमें ऐड कर रखी है, आप चाहे तो देख लेंगे। मूविंग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो वीडियो है उसी में एंड है ना। ये आर है और कह रहे हैं जो टोटल करंट का 0.2% इसमें जा रहा है, दैट इज 0.002 आई इसमें जा रहा है। तो इसमें क्या जा रहा है बेटा 0.998 आई, इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल आई, तो इसको क्या बोलेंगे 499 आई, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस अगर आर है 499 इंटू आर, तो यहां क्या आएगा आई इंटू 499 आर, जिसका नाम जी है, दैट इज ये जी है और ये जी बाय 499 है, आर की वैल्यू तो जी बाय 499 है। और आर बाय एन का इक्विवेलेंट क्या होता है आर बाय एन प्लस 1, तो जी और जी बाय 499 का क्या हुआ जी बाय 500। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मेरे को ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा आपको। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 to 20 मैं डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ ये वीडियो में, आप स्क्रीनशॉट्स लेके अपने पास सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज 16, 17, 18, 19 एंड 20। बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं 21 से 25 क्वेश्चंस का, 21, 22, 23, 24 एंड 25। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक वायर है दूसरी वायर है ना, बस क्रॉस कर रही है ना, मतलब इंसुलेटेड है, तो ये मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। I1 करंट इसमें जा रहा है, I2 इसमें जा रहा है, कह रहे डी डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डी ऊपर आ जाइए। इसके कारण म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी आएगी मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी आएगी, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पे वो म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी इधर को आएगी, और इसके कारण म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी इधर को आएगी। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी एक के कारण, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी दूसरे के कारण, ठीक है। लेकिन इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी I1 के कारण वो इधर को आएगी, अगर आप ऐसे समझना चाहते तो ऐसे, और इसके कारण जो आएगी वो नीचे को आएगी। तो ये और ये अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट। अब अंडर रूट पे से म्यू नॉट स्क्वायर बाहर आके म्यू नॉट बन जाएगा, 2 पाई डी का स्क्वायर 2 पाई डी बन जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, और अंडर रूट के अंदर क्या देगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। बेटा ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं या मैं करवा रहा हूं, आपको बेटा ये क्वेश्चंस बहुत कायदे से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा बेटा, ये बहुत नुकसान हो जाएगा। ये पर्टिकुलर वैरायटी जो है, जो 32 ईयर्स की जो प्रॉब्लम्स चल रही है नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहने चाहिए। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पहले सुन लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। When the proton is released from rest in a room, it starts with an initial acceleration a0 towards west. When it is projected towards north with a speed v0, it moves with an initial acceleration 3a0 towards west. The electric and magnetic fields in the room are. बेटा पहले एक्सेलरेशन a0 आ रहा है जब रेस्ट से छोड़ा, और जब उसी प्रोटॉन को जब मैंने वेलोसिटी दी v0 तो एक्सेलरेशन 3a0 आ रहा है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है ना, जिसके कारण जब पहले रेस्ट पे था तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगा सकती है, E इक्वल टू ma0,
यहां से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ma0/e। कितनी आ गई प्यारे बच्चों? ma0/e। उसके बाद इसका मतलब बिल्कुल पक्का है कि ई तो फोर्स आना ही था इसके कारण, विच इज ma0। ई की वैल्यू तो ma0 है, जब वो चल भी रहा है तो भी ई तो आएगा ही आएगा, जिसकी वैल्यू ma0 है। अब ईवी भी और आएगा, है ना, और वो डेफिनेट है कि वो इधर को ही होगा, तभी एक्सेलरेशन वेस्ट की तरफ ही आ रहा है, किसी और डायरेक्शन में नहीं आ रहा एक्सेलरेशन। तो जो ईवी भी आएगा वो भी इधर को ही आएगा। EV0b इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आ रहा है 3a0, तो ये क्या बन जाएगा? 2ma0 इज इक्वल्स टू EV0b। तो b कितना हो जाएगा? 2ma0 बाय EV0। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। जब रेस्ट पे है तो फोर्स होगा EE, जब रेस्ट पे है तो फोर्स होगा EE QE, है ना, और QE को ma कर दिया, वहां से E निकाल लिया। अब जब चल रहा है तो बेटा QE प्लस EVB होगा, बराबर ma कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो, काफी आसान है। सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 17। A long straight wire carries a certain current and produces a magnetic field 2 × 10⁻⁴ Weber per meter square at a perpendicular distance of 5 cm from the wire. An electron situated at 5 cm from the wire moves with a velocity 10⁻⁷ meter per second towards the wire along perpendicular to it. The force experienced by the electron will be. बेटा देखो, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 2 × 10⁻⁴, वेलोसिटी दे रखी है 10⁻⁷। कह रहे हैं वो उसकी तरफ आ रहा है, वायर की तरफ जा रहा है बेटा। तो जो वेलोसिटी है वो इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, अगर करंट ऊपर को है तो, और अगर इधर को भी हुआ तो बाहर को। मतलब जो फोर्स आना है वो तो QVB sin 90 ही आना है, जो फोर्स आना है वो QVB sin 90 आना है। तो E क्या हो गया? Q क्या हो गया? QVB sin 90, दैट इज QVB फोर्स आना है। Q हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू V। V हो गया 10⁻⁷ इंटू B 2 × 10⁻⁴। तो 3.2 वाला तो आएगा ही ऑप्शन, और 10 की पावर में खतरनाक नेगेटिव तो आना ही आना है, जो कि आपको ऑप्शन दिख सकता है बड़े आराम से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। A circular coil ABCD carrying a current I is placed in a uniform magnetic field. If the magnetic force on the segment AB is F vector, the force on the remaining segment BCDA is. प्यारे बच्चों, अगर कोई भी लूप हो, कोई भी लूप हो, है ना, किसी भी शेप का हो, तो बेटा उस पे जो टोटल फोर्स होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब होगा, तो I dl क्रॉस B बेटा ये होता है फोर्स, है ना। अब इसका अगर हम समेशन कर दे तो dl का समेशन क्या हो जाएगा? ये छोटे छोटे dl का समेशन क्या आ जाएगा? इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला लेंथ वेक्टर, दैट इज 0। तो ये क्या आ जाता है बेटा? 0। तो अगर एक पार्ट पे अगर मेरे को कह रहे हैं किसी ए बी पार्ट पे अगर फोर्स अगर एफ वेक्टर है, तो बाकी बचे पोर्शन पे फोर्स क्या होगा? माइनस एफ वेक्टर। क्या होगा? माइनस एफ वेक्टर, तभी 0 हो पाएगा। और ऐसा क्वेश्चन मेरे पास 2 बार आया है। देखते हैं दूसरी बार कब आया है। दूसरी बार शायद क्वेश्चन नंबर 23। क्या था क्वेश्चन, बताएंगे एक बार? A current carrying closed loop in the form of a right angle isosceles triangle ABC is placed in a uniform magnetic field acting along AB. If the magnetic force on the arm BC is F vector, the force on the arm AC is. अब देखिए बेटा, यहां पर भी वही तो, AB पे तो फोर्स आएगा ही नहीं, I L क्रॉस B, L और B सेम डायरेक्शन में, 0 आएगा, है ना। अब बेटा इसका मतलब इस पे अगर F वेक्टर आएगा तो दूसरे पे माइनस F वेक्टर आएगा, क्योंकि इस पे तो 0 है। अब टोटल 0 होना चाहिए, तो एक पे F वेक्टर तो दूसरे पे क्या आएगा? माइनस F वेक्टर। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। कॉन्सेप्ट यही है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। Two similar coils of radius r are lying concentrically with their planes at right angles to each other. The current flowing in them are I and 2I respectively. The resultant magnetic field induction at the center will be. बेटा एक ऐसा लूप है और एक परपेंडिकुलर है। आप फील करिए मेरी बात को ध्यान से। ये एक लूप है, इसमें करंट I है, और दूसरा ऐसे है, उसमें करंट 2I। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आएगी, और जो ऐसा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी। अब एक के कारण B1 आ रही है, एक के कारण B2, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी? √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। एक है μ0I/2πr, है ना, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है प्यारे बच्चों? μ0, क्योंकि उसमें करंट है 2I, μ0 2I/2πr। सिंपल। यहां पर क्या आएगा बेटा? μ0, देखो यहां पर मैंने क्या लिखी? μ0 2I/2πr। तो μ0 स्क्वायर बाहर आके μ0 बन जाएगा, 2πr भी बहुत शानदार तरीके से बाहर आता हुआ, I स्क्वायर भी बाहर आता हुआ, I बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर √5। खत्म। विच इज ऑप्शन ए। तो ये ए ऑप्शन में दे रखा है। किया क्या बेटा? 2 लूप है, एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर को आएगी,
एक के कारण इधर को आएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ऐसा ही क्वेश्चन क्लास में कराया था, 3 लूप्स थे वहां पे, 1, 2 और 3, तीनों में करंट आई था, है ना। तो वहां पर भी क्या मैंने बोला था बेटा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, तो 3 मैग्नेटिक फील्ड हो गई थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एक x में, एक y में और एक z में। तो वहां पर क्या बोला था, अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर रूट 3 आंसर आया था वहां पे, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। A millivolt meter of 25 millivolt range is to be converted into an ammeter of 25 ampere range. The value of necessary shunt will be. बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, मिली वोल्ट मीटर है ना, आप कह लो गैल्वेनोमीटर है, मिली वोल्ट मीटर है, 1 मिली मतलब उसकी जो रेंज है वो 1 मिली वोल्ट है, जो रेंज है उसकी क्या है 1 मिली वोल्ट। ये आप कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर है या वोल्ट मीटर कह लो, है ना। ये 1 मिली वोल्ट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, 25 मिली वोल्ट पे, सॉरी ये 25 मिली वोल्ट तक मेजर करता है, 25 मिली वोल्ट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, 25 millivolt पे it gives full scale deflection and we want it to convert to an ammeter which can measure up to 25 ampere। अब 25 ampere जब करंट आए तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आए, तो बेटा 25 एम्पियर पे बेसिकली फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब 25 मिली वोल्ट आ जाए। अब इसमें करंट क्या जाना होता है बेटा वोल्टमीटर में, तो नेग्लिजिबल, लगभग जीरो, सारा 25 इधर ही जाता है। आप कह लो पहले इसमें जो भी मतलब यहां दिया भी नहीं है, मैं मान भी नहीं सकता ना 0.01 एम्पियर दिया भी नहीं, तो बेटा मेरे को कैसे करना होगा, 25 इसमें जा रहा है करंट, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, और कब जा रहा है जब 25 मिली वोल्ट लगाया, लगा दो V इक्वल टू आई आर, यार V कितना हो गया 25 इंटू 10 की पावर -3 बराबर आई आर, 25 इंटू आर, आर आ गया 10 की पावर -3 ओम। मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, 25 मिली वोल्ट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलता है, 25 मिली वोल्ट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलता है। वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर, वी वांट टू कन्वर्ट इट टू एन एमीटर व्हिच कैन मेजर अप टू 25 एम्पियर। तो जब 25 आएगा, इसमें क्या जाएगा, गैल्वेनोमीटर में या वोल्टमीटर में जो करंट जाता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो 25 ही आप कह सकते हैं इसमें जाना है। वैसे भी ऑप्शन दूर दूर के, तो कोई पंगा ही नहीं है भैया। तो 25 इसमें करंट कब जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब 25 मिली वोल्ट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता था, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 25 मिली वोल्ट आ रहा होगा। तो 25 मिली वोल्ट पे 25 करंट भेजने के लिए कितना शंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा, V इक्वल टू आई आर अप्लाई कर दो, खटाक से R निकाल लो 0.001। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 21। An alternating electric field of frequency nu is applied across the Ds of radius r of a cyclotron that is being used to accelerate protons of mass m. The operating magnetic field used in the cyclotron and kinetic energy of the proton being produced by it are given by। बेटा देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बीम क्या आएगी और मैग्नेटिक फील्ड पूछे, फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है बेटा, यहाँ पर हमारा दिमाग केवल और केवल प्रिंसिपली साइक्लोट्रॉन का यही होता है कि जो फ्रीक्वेंसी जहां पर चार्ज कैरियर की, चार्ज पार्टिकल की होनी चाहिए घूमने की, वही फ्रीक्वेंसी पे पुश करेंगे तभी बेटा वो रेजोनेंस में आ पाएगा, तभी उसका रफ्तार बढ़ पाएगी, और रफ्तार बढ़ेगी तो R इक्वल टू mv/qb से तभी रेडियस बढ़ता है। तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है 2πm/qb। याद दिला देता हूं, ये Q चार्ज पार्टिकल है, V स्पीड शानदार तरीके से, B मैग्नेटिक फील्ड में है मान लो, तो फोर्स आएगा QVB। जो भी सेंटर की तरफ को फोर्स होता है उसको कर देते हैं प्यारे बच्चों हम mv² r के बराबर, r आ गया mv/qb, क्योंकि एक v को काट देंगे। अब टाइम पीरियड, एक चक्कर मारने में टाइम जो लगेगा वो क्या होगा बेटा, डिस्टेंस क्या हो गया 2πr ट्रेवल करना है, स्पीड है v, 2πr/v दैट इज बन जाएगा 2πm/qb। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं बेटा, बहुत ही सिंपल है, ये टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी t सेकंड्स में एक चक्कर, तो एक सेकंड में 1/t, qb अपॉन 2πm, eb अपॉन 2πm, ये हो गई फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है न्यू, यहां से निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड 2πm न्यू/eb। ये नहीं सोचेंगे क्वेश्चन बड़ा है, ये थ्योरी बताइए पहले, है ना। इसके बाद पूछिए काइनेटिक एनर्जी जो बाहर आएगी बेटा, रेडियस r है तो r रेडियस पे बाहर आ रही है, ओ बी तो निकालना था, सॉरी बी निकालना, तो बी नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन बीम की बतानी, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन बीम की क्या होगी,
काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा अगर हाफ एम वी स्क्वायर होती है, फ्रीक्वेंसी न्यू से वो घूम रहा है, आर रेडियस से बाहर निकल रहा है, तो वी क्या होगी आर ओमेगा, और ओमेगा क्या होगी 2 पाई न्यू, 2 पाई एफ। एक सेकंड में कितना एंगल घूमेगा, एक सेकंड में न्यू चक्कर मार रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर, एक चक्कर में 2 पाई घूमेगा, एक चक्कर में 2 पाई घूमेगा तो न्यू चक्कर में 2 पाई न्यू। एक सेकंड में जो एंगल घूम रहा है वो ये हो गया, v इक्वल टू आर ओमेगा से v आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर आप बहुत शानदार तरीके से निकाल लीजिए, 2 पाई न्यू आर का स्क्वायर आप सॉल्व कर सकते। ओ ये क्या हो गया, वो v को हटाना भूल गए थे, हाफ एम वी स्क्वायर में v की वैल्यू पुट कर दीजिए, शानदार, ये मल्टीप्लाई आ गया, ताकि वो नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो रहा है। आ गया समझ में, आ गया। तो R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ रफ्तार होता है, याद रखना होता है, भले रेडियस कुछ भी हो फ्रीक्वेंसी वही रहती है, टाइम पीरियड वही रहता है, क्योंकि रफ्तार बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, रफ्तार डबल रेडियस डबल, डिस्टेंस ट्रेवल करना है डबल, एक अब चक्कर का डिस्टेंस डबल हो गया, लेकिन स्पीड भी तो डबल है, टाइम वही लगेगा। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, है ना बेटा, यही तो कॉन्सेप्ट होता है हमारा साइक्लोट्रॉन का, कि भैया जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का क्या लगा देते हैं, ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा देते हैं, जो उसको फोर्स लगा रहा था। जब वो इस एक डी से दूसरे की तरफ जाता है तो उसमें फोर्स लगता है, फिर रेडियस बढ़ जाता है, फिर इस तरफ को आता है, फिर से फोर्स लगता है, फिर रेडियस बढ़ जाता है, उसके साथ राइमिंग में होता है। सेम टाइम पीरियड पे हम पोलैरिटी बदलते हैं, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड है वो भी तो वही है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। A proton carrying 1 million electron volt kinetic energy is moving in a circular path of radius r in uniform magnetic field. What should be the energy of an alpha particle to describe a circle of same radius in the same field? रेडियस ऑफ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर हैं। अब रेडियस ऑफ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल बेटा कब बराबर होंगे, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस होता है mv बाई क्यूबी, mv को कह सकते हैं अंडर रूट 2m, ये आपको आना चाहिए कि mv होता है अंडर रूट 2m। प्रोटॉन के मास को m कह देंगे, अल्फा पार्टिकल के मास को 4m कह देंगे। मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी k और उसकी k डैश मान लेंगे, k 1 है मैं जानता हूं, अपॉन eb, और इसके लिए बेटा क्या आएगा 2m, मास क्या हो गया 4m, और काइनेटिक एनर्जी मान लो k डैश है। चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल का 2e और b, 2 स्क्वायर क्या बन जाएगा अंदर जाके 4, ये आप कह सकते हैं 2m कट गया, है ना 2m कट गया, eb कट गया, eb कट गया, अंडर रूट 4 2 से कट गया, k डैश k के बराबर, दैट इज k डैश भी क्या आ जाएगा 1 mev, k डैश भी क्या आ जाएगा k के बराबर। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम चाहिए होगी, प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की भी वही काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी टू गेट द सेम रेडियस। क्वेश्चन 23 हम पहले कर चुके थे, अब चलेंगे 24th क्वेश्चन में। A uniform electric field and a uniform magnetic field are acting along the same direction in a certain region. If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of fields, then the electron will बेटा डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे हैं तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक देखो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या लगाएगी क्यू वी क्रॉस बी में वी बी साइन 0, ये तो खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी वो क्यू ही होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है देन स्पीड विल डिक्रीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन विल स्लो डाउन। जो स्पीड होगी प्यारे बच्चों वो डिक्रीज करेगी, टर्न होने का तो कोई फर्क मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स हो तो टर्न होगा, ऊपर को हो तो इधर को चला जाएगा, नीचे को हो तो इधर को आ जाएगा, पर फोर्स तो उसके पीछे डायरेक्शन में, दैट इज इट विल जस्ट स्लो डाउन, इट विल जस्ट स्लो डाउन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Question number 25. A galvanometer of resistance G is shunted by a resistance S ohm. To keep the main current in the circuit unchanged, the resistance to be put in series with the galvanometer is. आइए क्वेश्चन नंबर 25 फिर से सुन लेते हैं। A galvanometer of resistance G is shunted by a resistance S ohm. To keep the main current in the circuit unchanged, the resistance to be put in series with the galvanometer is. बेटा पहले सर्किट में गैल्वेनोमीटर था, हम चाहते हैं करंट वही रहे, तो बेसिकली रेजिस्टेंस वही रहे। ये पैरेलल में करने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो छोटा होता है उससे भी छोटा आता है। अब सीरीज में कुछ लगाना पड़ेगा x, ताकि टोटल रेजिस्टेंस वही आ जाए एंड हेंस करंट वही रहे। टोटल करंट वही रहेगा, कब रहेगा, जब टोटल रेजिस्टेंस वही रहेगा। तो बेटा कैसे करना पड़ेगा, GS अपॉन G प्लस S प्लस X। बेटा पैरेलल में तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये किसके बराबर होना चाहिए G। पहले खाली गैल्वेनोमीटर था सर्किट में, अब उसको पैरेलल में लगा दिया, पंगा ले लिया, शंट कर दिया, साथ में सीरीज में क्या लगाएं ताकि रेजिस्टेंस वही बन जाए, तभी तो करंट वही आएगा। बेसिकली करंट वही चाहिए, बस यहां से बेटा x निकालना है, कर लेंगे,
बहुत मुश्किल है भैया, ना हो पाएगा। क्या हो जाएगा, ये जी स्क्वायर, ये जी एस कट जाएगा, तो जी स्क्वायर अपॉन जी प्लस एस। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ, बहुत ही सिंपल बात है। तो बेटा आपको बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर करंट सेम रखना है तो वो कब रहेगा, जब रेजिस्टेंस सेम होगा। और बेटा ये जो डिस्कशंस हमारे हो रहे हैं 32 इयर्स के नीट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स जो हम कर रहे हैं, हालांकि किसी में हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर, लेकिन हम 10-10 साल के भी अगर कर रहे हैं तो इससे आपके बाकी सारे आराम से बन जाएंगे। कोई डाउट रहेंगे तो आप ज़रूर पूछ लेंगे, है ना। लेकिन आप लोग बढ़िया करके कोशिश करें, डिस्कशन सुने और ध्यान से नोट डाउन करें। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो नोट डाउन करें, बार बार सुने, कम से कम 2-2 3-3 बार सुने और बिल्कुल मजबूती से टॉपिक को तैयार कर लें। ठीक है, चलिए मुलाकात होती है अब एफएसटी के सॉल्यूशन में आपके साथ। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल दी बेस्ट।